औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिमांड, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इसके अंदर होने वाले शिफ्ट्स एंड चेंजेस को कवर किया था। और चैप्टर नंबर 2 आपको मैंने कहा था कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आप लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद का जो एरिया है वो आपको उस वक्त ज़्यादा अच्छा समझ आता है जब आप चैप्टर नंबर 3 को कवर कर लेते हैं, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑन इलास्टिसिटी एंड देन वी विल बी मूविंग बैक, और वहाँ पे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, जिसके अंदर बफर स्टॉक है, जिसके अंदर कॉबवेब मॉडल है और जिसके अंदर ई बिजनेस का मॉडल है, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। डन। अब आज से हम लोग इस लेक्चर में आगाज करने वाले हैं अपने थर्ड चैप्टर का, दैट इज इलास्टिसिटी। सर, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी कहते हैं खींच को, इलास्टिसिटी कहते हैं रिस्पॉन्स को, चेंज को। बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें एक तरफ आपके पास एक न्यूमरेटर होता है और एक तरफ एक डिनोमिनेटर होता है, और आपका जो न्यूमरेटर है वो डिपेंड कर रहा होता है डिनोमिनेटर के चेंज के ऊपर। तो टेक्निकली इट इज एन अकाउंटिंग, or should I say it is a numerical concept in which your numerator is sensitive when there is a change in your denominator. तो आसानी के लिए, समझने के लिए हम फिलहाल लेते हैं दो वेरिएबल्स, एक x और एक y। x को रखते हैं इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड हम लोगों ने y को रखा है इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है तो आई विल डिवाइड x ओवर y। इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है डिमांड के ऊपर भी और सप्लाई के ऊपर भी। डिमांड के ऊपर भी और सप्लाई के ऊपर भी ये अप्लाई हो रहा होता है। डिमांड की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आपको पता है डिमांड बेसिकली क्या है? एक इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये एक इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग जो अपना न्यूमरेटर लेकर आते हैं, जी, यहां पर जो हम लोग अपना न्यूमरेटर लेकर आते हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड द डिनोमिनेटर इज प्राइस। डिनोमिनेटर इज व्हाट? प्राइस। तो हम इसको कहते हैं इट इज प्राइस इलास्टिसिटी। इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टेक्निकली जो इसका असल फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये इसका असल फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके अलावा डिमांड के केस में दो अदर इलास्टिसिटी के और तरीके भी हैं। एक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है इनकम और दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम के अंदर हम बेसिकली दो तरह की गुड्स की बात करेंगे।
एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। और क्रॉस के अंदर हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर। तो बेसिकली इट वाज अ क्विक ओवरव्यू कि ये है क्या, हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो आज का लेक्चर इज फुली बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, और इसके अंदर हम लोगों ने प्राइस के ऊपर बात भी करनी है, हम लोगों ने इनकम के ऊपर बात भी करनी है, और हम लोगों ने क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर भी डिस्कशन करनी है। तो वन बाय वन सबकी बात होगी। बट उससे पहले आपको अभी तक ये जो मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया है इसकी समझ आ जानी चाहिए। जब हम लोग प्राइस के वेरिएबल को देखते हैं, जब हम लोग बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन price. So this formula should be well known to you. Now let's draw a timeline. एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर मैं कुछ फिगर्स आपको लिख के बताता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पे है मेरे पास 0, यहां पे क्या है 0। थोड़ा सा मैं अगर आगे जाता हूं तो यहां मैं कहता हूं 0.5, उसके बाद यहां पे मैं कहता हूं ये 1 है, यहां मैं कहता हूं कि ये 2 है, और यहां मैं कहता हूं कि ये इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी। ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये बेसिकली 5 आउटकम्स हैं जो कि आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, चाहे वो डिमांड की हो चाहे वो सप्लाई की हो। जब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए 1 की तो इसको हम कहते हैं इट इज यूनिट इलास्टिक। इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक। जब वैल्यू आए 0 की, जब वैल्यू आती है 0 की, तो ये चीज कहलाती है perfectly inelastic. This is called perfectly inelastic. जब वैल्यू आती है इंफिनिटी की तो दिस इज कॉल्ड perfectly elastic. This is perfectly elastic. और जब वैल्यू लेस देन 1 हो, यानी कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 यानी कि 0.5, तो सर ये कहलाती है आपकी इन इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक डिमांड। और जब ये ग्रेटर देन 1 हो तो ये कहलाती है इलास्टिक। तो 5 आउटकम्स आपको देखने को मिलते हैं: यूनिट इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, perfect elastic, inelastic and elastic। ये वैल्यूज आती कैसे हैं, ये वैल्यूज ड्राइव कैसे की जाती हैं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए जो मैं अगले 5 मिनट के अंदर आपको बताने वाला हूं, तो पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। एक नॉर्मल मैथ करते हैं, जस्ट लाइक क्लास 1 की मैथ या क्लास 2 की मैथ करते हैं। हमें पता है कि अगर मुझे किसी वैल्यू का आंसर 1 लेकर आना हो तो मेरा न्यूमरेटर और मेरा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था। तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो, अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू है 25 और ये वैल्यू भी क्या है 25, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। मेरा आंसर क्या आना चाहिए सर 1। ये 1 क्या शो कर रहा है, ये 1 ये शो कर रहा है कि जितना चेंज प्राइस में आया है उतना ही चेंज मेरा क्वांटिटी के अंदर भी आया है। तो ऐसी इलास्टिसिटी कहलाएगी यूनिट इलास्टिसिटी, जिसमें क्या होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस जितना आया है उतना ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आया। तो यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, बिल्कुल यूनिट लेवल के ऊपर बिल्कुल 1। सिंपल मैथ। एक और सिंपल मैथ कर लेते हैं। अगर मुझे वैल्यू लेकर आनी हो 0,
ज़ीरो लेकर आनी है। यानी कि एक ऐसा मैथ करूं, एक ऐसी डिवीजन करूं जिसका आंसर ज़ीरो है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरे न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू है, अगर वो ज़ीरो हो और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही हो तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज ज़ीरो। तो लेट्स से मैं कहता हूं इस केस में परसेंटेज चेंज जो आया है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर वो आया है ज़ीरो, और परसेंटेज चेंज जो आ रहा है प्राइस के अंदर वो आ रहा है 50 का। लेट्स हमने ये फिगर्स अज्यूम कर ली है। तो जब मैं 0 डिवाइडेड बाय 50 करूंगा माई आंसर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। माई आंसर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगर प्राइस के अंदर चेंज है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, प्राइस में अगर चेंज आ रहा है मगर डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपनी जगह से नहीं हिल रही, बेशक प्राइस में बहुत चेंज आ जाए। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूं तो प्राइस में चेंज है। किस में चेंज है? प्राइस के अंदर अगर चेंज आ रहा है मगर जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपनी जगह पे खड़ी है। प्राइस बेशक मेरी बढ़ रही है, कम हो रही है, डजेंट मैटर, बट क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बिल्कुल सीधी है। तो इस तरह के कर्व को हम कहते हैं, ये कर्व है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व। और अगर इसका मैं रिवर्स कर दूं, क्या मतलब? अगर मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेरा 0 है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। तो ये कहलाएगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इस केस में जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड तो चेंज हो रही है मगर प्राइस अपनी जगह पे खड़ी है, उस पर कोई भी असर नहीं आ रहा। क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, कोई मसला नहीं है, प्राइस उसकी चेंज नहीं हो रही है। फिर अगर मुझे आंसर लेकर आना है, अगर मुझे आंसर लेकर आना है, मैथमेटिकल आंसर अगर मुझे चाहिए 0.5, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि 1 से कम हो, 1 से कम हो, लेस देन 1 हो, तो जरा सोचें न्यूमरेटर बड़ा हो या छोटा हो फ्रॉम डिनोमिनेटर। मुझे अगर लेस देन 1 चाहिए तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 25 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 50। अब अगर मैं 25 और 50 को डिवाइड करूंगा तो 25 1s are 25 2s are 1/2, इट मींस इट इज 0.5। यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये हुआ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है मगर उस ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस बेशक ज्यादा है, 50 पे खड़ा हुआ है, मगर जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये कहलाएगी आपकी इनइलास्टिक डिमांड। और अगर इसी का रिवर्स कर दूं, मैं आपसे कहूं 50 ऊपर रखें, 25 को नीचे रखें, तो 25 1s are 25 2s are, ऑप्शन में आंसर क्या आएगा? नंबर 2। इट मीन्स कि ये अब क्या है? इलास्टिक। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, डिमांड फौरन से ज्यादा चेंज हो गई। प्राइस में हल्का सा चेंज है मगर डिमांड बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गई है, तो इस तरह की चेंज कहलाती है इलास्टिक चेंज। तो ये 5 वैल्यूज, ये 5 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ये सारी न्यूमेरिकल फिगर्स अगर आप समझ गए हैं तो गेम अगली आपके लिए बहुत आसान है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू आती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। द वैल्यू इज ऑलवेज इन नेगेटिव। यहां लिख देता हूं, द वैल्यू
इज ऑलवेज इन नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव इसलिए बिकॉज जो रिश्ता है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इस वजह से जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो आपने नेगेटिव को देख के परेशान नहीं होना, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। उसके साथ आपने अगली फिगर देखनी है, कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव, और अगली वैल्यू आपको बताएगी कि ये इन 5 में से कहां पे क्लासिफाई कर रही है। 1 होगा तो हम कहेंगे सर ये है यूनिट इलास्टिक, 1 से ऊपर होगा तो हम कहेंगे सर ये क्या है? इलास्टिक। इन्फिनिटी होगा तो परफेक्टली इलास्टिक। अब लेफ्ट पे आ जाएं, लेस देन 1 होगा तो इन इलास्टिक, और 0 होगा बिल्कुल तो दैट वुड बी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेक्चर के शुरू के 10 मिनट अगर आपको समझ आ गए, तो अगली गेम, अगली जर्नी आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। डन? अब आगे चलते हैं, लेट्स ट्रैवल, और शुरू करते हैं किताब की नॉलेज को। मैं जस्ट इसके ऊपर ये प्रेजेंटर लगा लूँ आपके लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट। तब तक आई होप कि आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल होंगी, तो आप काइंडली बुक्स ओपन कर लें ताकि आपको ज़्यादा मसला ना आए। आइए स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। हम लोगों ने अभी बात की है कि 3 तरह से हम इसको मेजर करते हैं। वी हैव प्राइस इफेक्ट, वी हैव प्राइस इफेक्ट, वी हैव इनकम इफेक्ट, एंड वी हैव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड के अंदर 3 चीजें हैं। डिमांड के अंदर 3 चीजें हैं। नंबर 1 प्राइस का इफेक्ट, नंबर 2 इनकम का इफेक्ट, एंड नंबर 3 इसके क्रॉस रिलेशन विद सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये अभी तक बात हम लोगों ने समझी है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं चेंज करूं और प्राइस की जगह पे इनकम ऐड कर दूं तो ये बन जाएगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर मैं बात कर रहा हूं 2 स्पेसिफिक गुड्स की, सब्स्टिट्यूट्स की और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो ये कहलाएगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर एक की प्राइस दूसरे की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो रही होगी। ओके, अब वर्ड इलास्टिसिटी रेफर क्या करता है? बेसिकली इट शोज सेंसिटिविटी। जब आप कहते हैं इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब है कि वो ज्यादा सेंसिटिव है टू प्राइस चेंज। क्योंकि इलास्टिक कब होता है? जब इट इज ग्रेटर देन 1, और इन इलास्टिक कब होता है? जब इट इज लेस देन 1। तो इन इलास्टिक मीन्स इनसेंसिटिव। सेंसिटिव तो है मगर इतना ज्यादा नहीं है, कम है। और जो इलास्टिक है इट मीन्स ओवरली सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हल्की सी चेंज पे डबल का इंपैक्ट आता है। अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो इट वाज 50/25, हल्की सी चेंज आई थी 25 की, मगर ऊपर इफेक्ट देखें 50 पे पहुंच गया। और इसी का रिवर्स कर दूं कि बड़ी चेंज आने के बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड खास फर्क में नहीं गई, तो इसका आंसर आएगा 0.5। तो ये बेसिक मिसाल 25-50 वाली अगर आप मिसाल ज़हन में रख लें तो जिंदगी आप अपने लिए बहुत आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, अब इन्हीं सारी बातों को आइए इंटरप्रेट करते हैं किताब की लैंग्वेज में। पहले वो कहता है इलास्टिक डिमांड, यानी कि इट इज ग्रेटर देन 1। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि 50/25। एंड व्हाट इज इनइलास्टिक? इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेसर
देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम है। इसका रिवर्स यानी कि 25/50, आंसर विल बी 0.5, इट मीन्स लेस देन 1। इसी तरह यूनिट इलास्टिक, एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन से, सेम परसेंटेज से वो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। 50 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे ऑप्शन क्या आएगा? एंड व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक? स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज विल इफेक्ट द डिमांड लार्जली। परफेक्ट इलास्टिक यानी कि आपकी इन्फिनिटी, और यहां पे इट इज 0। तो किताब ने इसको एक्सप्लेन जरूर किया है, एक दफा आपने पढ़ लेना है, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। इसके सारे फीचर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने इसको समझा था उस टाइमलाइन के ऊपर। अब इसको निकालें कैसे? अभी तक हम लोगों ने इसकी बेस खड़ी कर ली है कि 5 आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेस हम लोगों ने खड़ी कर ली है कि 5 आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डिफरेंट सिनेरियोस में हम लोग डिफरेंट तरीकों को यूज करते हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको इसके अंदर वाले फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, और अगर आपको एमसीक्यू आए और किसी एक फॉर्मूले से आपका आंसर ना आ रहा हो तो दूसरा फॉर्मूला लगाकर आप लोगों ने ट्राई कर लेना है, शायद उसके मुताबिक आ जाए। अच्छा, इसके लिए हम लोग एक सिंबल भी यूज करते हैं, दिस वन। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। डन? ओके, नेक्स्ट मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको आप टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, या जिसको आप टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The second one is called percentage method. The second one is percentage method, और इसके अंदर आप 2 मजीद तरीके सीखते हैं। नंबर 1 पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड वी हैव आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इसके अंदर देयर इज नो फॉर्मूला, नो न्यूमेरिकल फॉर्मूला, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। परसेंटेज मेथड का अपना एक फॉर्मूला है, ओन फॉर्मूला, और इसके अंदर जो 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके अपने अपने फॉर्मूलाज हैं। तो यानी कि इसमें आपको कुल मिला के 3 फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, और ये जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है ये आगे हर जगह में फिर अप्लाई हो रहा होगा। तो दिस इज टू बी क्रैम्ड, ये सारे फॉर्मूलाज को आपने क्रैम कर लेना। एंड देन वी हैव ज्योमेट्रिक मेथड, इसके अंदर हम लोग लाइंस को इंटरप्रेट करते हैं, यस, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। तो यहां पे हम इंटरप्रेट करते हैं ग्राफ को, और ग्राफ के ऊपर जो आप लोग डॉट्स खड़े करते हैं जिससे ग्राफ बनता है, बेसिकली उन डॉट्स की मूवमेंट को चेक करना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है क्या? बेसिकली वो कहता है कि सर ये मेथड सबसे पहले डेवलप किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल वाज द पर्सन जिसने सबसे पहले इसको डेवलप किया था। कौन था सबसे पहले इसको डेवलप करने वाला? एल्फ्रेड मार्शल। ये मेथड सिंपली कंपेयर करता है टोटल रेवेन्यू को एट वन प्राइस लेवल टू द अदर प्राइस लेवल। सिंपल ये काम करता है कि ये टोटल रेवेन्यू निकालता है, या टोटल एक्सपेंडिचर निकालता है, या टोटल आउटले निकालता है, यानी कि प्राइस को मल्टीप्लाई करवाएगा क्वांटिटी के साथ, तो एक आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उस आंसर को कंपेयर करता है दूसरे आंसर के साथ, और आपको बताता है कि क्या ये इलास्टिक है, क्या ये इन इलास्टिक है, या क्या ये यूनिट इलास्टिक है। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए
तो ये होगा इलास्टिक, बढ़ जाए तो क्या होगा इलास्टिक, कम हो जाए डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा इनइलास्टिक, और अगर कांस्टेंट रहे तो क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक। तो ये तीन बातें आपने जहन में रख लेनी है व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड। बेसिकली ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है जो कि P इंटू क्यू का है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर तो ये इंक्रीज हो रहा है, अगर तो ये इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे दिस इज इलास्टिक। भाई इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो जीरो से आगे जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, तो दिस इज इलास्टिक। डिक्रीज हो रहा है तो जीरो से पीछे की तरफ आएगा, इट मींस इट इज इनइलास्टिक, और अगर बराबर है तो इट इज 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। ऑलराइट जी, आइए कुछ एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मिसाल आपको नजर आ रही होगी, दैट इज ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। प्राइस 200 से बढ़ के 400 हो रही है, और हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी। तो क्वांटिटी कम हो रही है, यस, 30 से 25 के ऊपर डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, यानी कि ये डिक्रीज हो रही है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 200 को मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 30 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 6000। और अगर मैं 400 को मल्टीप्लाई करूं 25 के साथ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आएगी, आंसर क्या आएगा 10000। अब सिर्फ इतने ग्राफ से या इतने टेबल से मुझे आइडिया लगाना है कि क्या ये इलास्टिक है या क्या ये इन इलास्टिक है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखें, बड़ी आसान सी बात है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जरा सोचें, ये प्राइस है 200 से 400, यानी कि इंपैक्ट ज्यादा है, इंपैक्ट ज्यादा है, इसको मैं लिखता हूं ज्यादा है। तो हमारी वही वाली मिसाल, नीचे मैंने 50 कर दिया, 30 से 25 कम हो रहा है, मगर उतने इंपैक्ट से कम नहीं हो रहा जितने इंपैक्ट से प्राइस बढ़ रही थी। यानी कि चेंज तो हुआ है मगर थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसको मैं 25 कर देता हूं, तो आंसर क्या आएगा 0.5, यानी कि ये क्या होगी इन इलास्टिक डिमांड। तो अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएं, पेपर में परेशान हो रहे हो कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आ रहा है तो क्या करूं क्या ना करूं, कुछ नहीं करना, बस इस बात को जहन में ले आना, इस बात को जहन में ले आना। और अगर आपको इस तरह का ग्राफ आ जाए और आपसे कहे कि जनाब बताइए कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो यहां भी देख लें कि क्वांटिटी के अंदर कम चेंज है, ठीक है 25, प्राइस में चेंज ज़्यादा है, ओके 50, तो 0.5, जो कि क्या है लेस देन 1। अब एक और ग्राफ, एक और प्लॉट, 200 से 400 का चेंज है, वहां भी 200 से 400 का चेंज था, तो इसका मतलब है कि प्राइस मेरी बढ़ रही है, 200 से 400 पे आ गई है। मगर अब देखें, कुकिंग ऑयल वहां पे 30 से 25 गए थे, यहां पे 30 से 10 का चेंज है, 3 टाइम्स चेंज आ रहा है, थ्राइस द चेंज। मगर प्राइस में चेंज डबल है, यहां पे थ्राइस है, एटलीस्ट 2 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि मेरा जो कुकिंग ऑयल इन लीटर्स है उसमें चेंज ज्यादा है, तो मैं उसको कहता हूं जनाब दिस इज 50, एंड इफ आई डिवाइड बाय प्राइस, उसमें चेंज तो है, दैट इज 25, उतना ज़्यादा नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 2। इट मीन्स कि इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक। आपने करना क्या है, बस आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6000 4000, इसके ऊपर की मैथ क्या है,
उसके अंदर इस मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे दोबारा जब हम लोग बात करेंगे ऑफ परसेंटेज मेथड। बट अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज मेथड के फॉर्मूले को यूज किए बगैर बताएं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, टोटल आउटले मेथड से या टोटल रेवेन्यू मेथड से कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं। तो इस तरीके को, इस शॉर्टकट को नोट कर लें। ग्राफ में देख लेते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड में देखें चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है, 50 का चेंज आ रहा है। प्राइस में चेंज है मगर थोड़ा है, 25 का चेंज है। तो आंसर क्या आएगा? एक से ज्यादा, यानी कि इट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर बराबर चेंज हो, 200 से 400 भी डबल का चेंज है, ये चेंज भी क्या है? डबल का है। तो जब बराबर हो तो 50/50, आंसर विल ऑलवेज बी 1। ग्राफिकल देख लें, ये चेंज और ये चेंज बराबर का है, तो ये क्या होगा मेरा? यूनिट इलास्टिक। अब अगेन मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड हो या टोटल रेवेन्यू मेथड हो, इसके अंदर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। आपने टेबल से या ग्राफ से देख के अंदाजा लगाना है। तो जब आप अंदाजा ही लगा रहे हैं तो आप थोड़ी सी इसमें साइंस यूज कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको इसके अंदर बताई है। नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज परसेंटेज मेथड। अब यहां पे 3 फॉर्मूलेज आएंगे। जब आप परसेंटेज मेथड को यूज करते हैं तो आप एक रेशो निकालते हैं और उस रेशो के उस रेशो से या उस मैथमेटिकल वर्किंग से आप आइडिया लगाते हैं कि ये इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी, ये इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि आपका न्यूमरेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि 50/25, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो ये क्या होगी? रिलेटिवली इलास्टिक। अगेन ये सेम बात, सेम चीज, सेम लॉजिक अगर आपके दिमाग में है तो ये चैप्टर बहुत आसान है। और अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, यानी कि 25/50, आंसर क्या आएगा? 0.5। लेस देन 1 इट इज इनइलास्टिक। और अगर बराबर है तो इट वुड बी यूनिट इलास्टिक। डन सर, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला जो कि आपको आना चाहिए अगर हम बात करते हैं परसेंटेज मेथड की। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सही तो अभी आपने बता दिया है, हम तो बार बार यही यूज कर रहे हैं, मगर उसके अंदर हम फिगर्स अज्यूम कर रहे थे 50-25, 50-25। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना कैसे है? आप निकालेंगे नई क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, नई क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1। इसको आगे फर्दर डिवाइड करना है आपने डिनोमिनेटर के अंदर, किससे? 2 से, यानी कि इसका एवरेज लेना है। और P2 माइनस P1 एंड सेम P2 प्लस P1, और इसको आपने आगे डिवाइड करना है 2 के साथ, जिसको आपने एवरेज लेना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब बताइए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे दैट इज न्यू माइनस ओल्ड, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम और सम का आगे एवरेज, यानी कि Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस के ऊपर, तो वो क्या होगा? नई प्राइस माइनस पुरानी प्राइस, यानी कि P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि P2 प्लस P1 जमा कर दिया, 2 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल दिया, जो आंसर आया अब उसको आपने मेन अपने न्यूमरेटर से डिवाइड करना। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब
उसी मिसाल को लेके चलते हैं जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमने अभी यूज़ की थी फॉर टोटल रेवेन्यू मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसी को सॉल्व करते हैं विद दिस फॉर्मूला। आंसर दोनों के सेम आने वाले हैं, देखते हैं। सर आपको याद हो वहां पे हम लोगों ने कहा था कि डिमांड डिक्रीज हो रही थी 30 से 10 के ऊपर, क्योंकि 200 से 400 प्राइस मूव कर रही थी, प्राइस इंक्रीज हो रही थी फ्रॉम 200 टू 400। ये देखें प्राइस बढ़ रही है 200 से 400, और कुकिंग ऑयल में क्या फर्क आ रहा है इन क्वांटिटी, पहले 30 है बाद में 10 है, पहले 30 है बाद में 10 है, और पहले है 200 बाद में है 400। अब निकालेंगे कैसे? हमने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये कैसे आएगी सर? ये आएगी न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू प्राइस सॉरी न्यू क्वांटिटी कितनी है 10, पुरानी क्वांटिटी कितनी है 30, इसको डिवाइड करें, इनको ऐड कर दें 10 प्लस 30 मजीद आगे डिवाइडेड बाय 2, तो इट मीन्स कि -20 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20। ये आ गई मेरे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। सर न्यू प्राइस कितनी है 400, ओल्ड प्राइस कितनी है मेरे पास 200, डिवाइडेड बाय दोनों का सम और सम के बाद उनका एवरेज, यानी कि ये आ गया 200 माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200 600, 600 डिवाइडेड बाय 2 300। तो सर यानी कि इट इज नाउ -20 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 300। और जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये 300 ऊपर आ जाएगा, ये 200 मेरा नीचे आ जाएगा, और ये आपस में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 300 डिवाइडेड बाय 200। ये कट गया है, -20 और 20 कट गया, मगर माइनस का साइन बरकरार है। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये हम बात कर रहे हैं डिमांड के ऊपर। हम क्या निकाल रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 300 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि आंसर आएगा आपके पास 1.5। 1.5 कोएफिशिएंट क्या है? माइनस का। माइनस क्या शो कर रहा है? हम बात कर रहे हैं डिमांड की। और 1.5 क्या शो कर रहा है कि ये 1 से ऊपर है। 1 से ऊपर हो गया, इट मीन्स कि ये इलास्टिक है। ये क्या है? इलास्टिक है। अब इसी चीज को अगर मैं पीछे लेकर आऊं, आपके सामने रखूं, तो यहां पे भी क्या था? यहां पे इसी मिसाल के अंदर ये चेंज भी क्या आ रहा था मेरे पास? इलास्टिक चेंज आ रहा था। तो यहां पे हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, यहां पे जस्ट हमने टेबल से अंडरस्टैंड किया और एक डमी फिगर के साथ इसको रिलेट किया था। मगर जब हम लोगों ने बात की है ऑफ परसेंटेज मेथड, तो यहां पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया और उस फॉर्मूले से आपको आंसर निकाल के दिया। अब बात करते हैं इन इलास्टिक की। सर व्हाट इज इन इलास्टिक? वही मिसाल 200 से 400, यानी कि इनिशियल ये है, बढ़ गई ये हो गई है, और इनिशियल क्वांटिटी 30 थी, कम होके 25 हो गई है। तो अब देखें, न्यू वन माइनस ओल्ड वन, 25 माइनस 30, और नीचे इन दोनों का एवरेज, प्लस करके एवरेज, यानी कि प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना। और यहां पे भी इनिशियल न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 0.27 नेगेटिव में, एंड नेगेटिव शोज दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड 0.27 शोज इट इज लेस देन 1, सो इट इज इन इलास्टिक। इट इज इन इलास्टिक। और अगर ये बराबर हो,
30 15 200 400, 30 15 और 200 400 बराबर का चेंज है, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। एंड ये 1 क्या शो करेगा कि इट इज यूनिट इलास्टिक, इट इज यूनिट इलास्टिक। 1 से मुराद है -1, यानी कि माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिमांड। अब इसी मेथड के अंदर दो और मेथड्स आते हैं हमारे पास। एक है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक है आर्क इलास्टिसिटी डिमांड। एक पॉइंट है और एक आर्क है। ये दोनों क्यों इस्तेमाल होते हैं, आइए देखते हैं। वो कहता है कि अगर प्राइस में बहुत ही स्मॉल चेंज हो, अगर प्राइस में बहुत ही मिनिमल सा चेंज हो, बहुत ही मिनिमल चेंज हो, और वो आप अगर आपने निकालना है तो फिर आप उस मेन फॉर्मूले को यूज नहीं करते हैं, फिर आप दूसरे फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर प्राइस में मिनिमल सा चेंज हो तो आप क्या यूज करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर प्राइस के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज हो, अगर सिग्निफिकेंट चेंज है प्राइस के अंदर, तो फिर आप क्या यूज करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आप वो नॉर्मल जो असल वाला फॉर्मूला उसको यूज नहीं करते, फिर फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। तो ये देखना है आपने कि सवाल कैसा है। अगर तो सवाल आपसे कह रहा है कि भाई परसेंटेज मेथड को यूज करें, अगर सवाल खामोश है तो फिर आपको जो मेन फॉर्मूला है परसेंटेज वाला वो यूज करना चाहिए। और अगर सवाल आपको खुद से बता रहा है कि इस फॉर्मूले के तहत मुझे आंसर निकाल के दो, फिर आपने अपना फॉर्मूला बदल देना। एंड वन मोर थिंग, अगर सवाल खामोश है मगर आपको सवाल का डेटा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चेंज प्राइस में ज़्यादा है या कम है, अगर तो मुनासिब है तो परसेंटेज मेथड मेन वाला जो है, और अगर बहुत ही मिनिमल सा चेंज है तो आप यूज़ करेंगे पॉइंट वाला मेथड, और अगर चेंज बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है तो आप यूज़ करेंगे आर्क वाला मेथड। सर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है कि आपने अब क्या करना है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। न्यू माइनस ओल्ड वहां भी किया था, यहां भी कर रहे हैं। फर्क क्या आएगा, यहां पे आप इसको डिवाइड कर देंगे ओल्ड के साथ, डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। तो दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, एंड नीचे वाला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, और प्राइस में क्या है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डन। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग एक वर्किंग करते हैं। हमारे पास प्राइस बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है 12 से 11.75, यानी कि मिनिमल चेंज है। ये डाटा शो कर रहा है कि चेंज मिनिमल है, डाटा के मुताबिक चेंज बहुत ही मिनिमल है, और क्वांटिटी पे देखें बहुत ही कम चेंज हो रही है, 100 से 101। अच्छा जी, 100 से 101 हो रहा है। अब देखते हैं, ये न्यू है, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, और ये न्यू है। पहले बात करते हैं क्वांटिटी की। तो सर 101 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड वन, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, बड़ा डिवाइड। अब आते हैं प्राइस के ऊपर, न्यू माइनस ओल्ड, 11.75 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करें इसको, ये आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कट जाएगा आपस में, और ये आ जाएगा -0.25 ओवर 12 इंटू 100, यानी कि ये मेरे पास जब आंसर में आएगा तो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -0.25 मल्टीप्लाई बाय
12/100, तो इसका आंसर आना चाहिए दैट इज़ 0.48। 0.48 नेगेटिव में है तो ये शो कर रहा है कि दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यों इनवर्स है, और अगर एक से कम है तो दिस इज इनइलास्टिक। और आर्क में क्या करना है, आर्क में आपने ये करना है कि आपने न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू प्लस ओल्ड डिवाइडेड बाय प्राइस न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय प्राइस न्यू प्लस ओल्ड। यानी कि क्वांटिटी न्यू में से ओल्ड को माइनस करना, फिर क्वांटिटी न्यू में ओल्ड को ऐड करना, फिर डिवाइड करना न्यू माइनस ओल्ड और न्यू प्लस ओल्ड। तो अब अगेन न्यू क्या है, ये वाली फिगर्स, ओल्ड क्या है मेरे पास, ये वाली फिगर्स। तो सर 100 माइनस 300, 100 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8, 12 प्लस 8 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 400, 4 डिवाइडेड बाय 20। या हम ये कह सकते हैं कि माइनस 200 ओवर 400 मल्टीप्लाई बाय 20/4। तो 4 1s are 4 5s are 21s are, तो आंसर आएगा आपके पास 2.5। आंसर क्या आएगा 2.5। और ये आएगा नेगेटिव के अंदर, इट शोज कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एंड वैल्यू 1 से बढ़ गई है, इट मीन्स कि दिस इज इलास्टिक। हमने आर्क क्यों यूज़ किया, क्योंकि चेंज बड़ा था, सिग्निफिकेंट चेंज था, 8 से 12 की तरफ मूवमेंट है। अब अगेन ये सवाल आपको बताएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना, और अगर एक आप यूज़ कर रहे हैं और एग्जाम में ऑप्शन उसका नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो आपने घबराना नहीं है, आपने फ़ौरन से दूसरा मेथड लगा के ट्राई कर लेना। डन। तो सर दिस वाज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कब निकाला है, जब सिग्निफिकेंट चेंज है इन प्राइस। डन। तीसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। यहां भी क्या है, आपने एक हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व ले लिया। आपने क्या किया है, एक हाइपोथेटिकल सा डिमांड कर्व बनाया, और देखें यहां पे फुल यूनिट पे है। अगर मैं इससे ऊपर जाऊं, ये 1 है, अगर मैं 1 से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और इससे ऊपर जाते जाते ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। नीचे आऊंगा तो ये लेस देन 1, और एंड क्या होगा इसका 0 के ऊपर। एंड क्या होगा इसका 0 के ऊपर। तो अगर आपके पास वैल्यूज ना हो और आपको सिर्फ ये ग्राफ दिया हो, ग्राफ के ऊपर डॉट्स दिए हो, एक डिमांड कर्व दे दिया है और आपसे कहा है कि डिफरेंट पॉइंट्स को यूज करते हुए बताइए कि आंसर क्या आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व को डिवाइड करेंगे अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व के साथ। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सी के ऊपर वैल्यू क्या है, तो सी का लोअर पार्ट क्या है, ये, और सी का अपर पार्ट क्या है, ये। तो ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में और ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। तो ये फॉर्मूला आप आपने ध्यान में रखना है फॉर एमसीक्यूज, एंड जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। तो इसके बाद आपको अब ये पता है कि दो एक्सट्रीम्स भी तो होती हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक जो कि इस तरीके से होती है, प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ाते जाएं कम करते जाएं कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सेम प्राइस पे जा रहे हैं। ये बनता है टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये बनता है टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये क्या होता है, दिस इज इन्फिनिटी। और दूसरे वाला जो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, प्राइस बढ़ाएं प्राइस कम करें, योर क्वांटिटी विल नॉट बी इफेक्टेड, दिस इज वर्टिकल।
दिस इज वर्टिकल, और सर यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका आंसर 0 पे होता है। डन, ऑलराइट। अब जब हमें प्राइस समझ आ गई है ना, तो बात करते हैं इनकम के ऊपर। बस आपने करना ये है कि फॉर्मूले में से प्राइस को निकाल के इनकम को ऐड कर लेना, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना डिपेंड कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन इनकम के ऊपर। अब इसकी इलास्टिसिटी प्राइस डिटरमिन नहीं करेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिटरमिन करेगा। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन इनकम टू द सोसाइटी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तो इसको समझने के लिए हमारे पास दो गुड्स होते हैं सर। एक होता है नॉर्मल गुड और एक होता है इंफीरियर गुड। ये दोनों गुड्स के ऊपर हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की है। नॉर्मल गुड क्या होता है, जिसके अंदर जो आपका रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, और इंफीरियर क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप वाला। यानी कि नॉर्मल में क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, आउटवर्ड शिफ्ट होगा, और इंफीरियर में क्या था, इनवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। ये कौन सा वाला फॉर्मूला है जो आपने यूज किया था फॉर परसेंटेज मेथड, फॉर परसेंटेज मेथड। सर नॉर्मल गुड, those goods for which consumers buy more quantity as their income increases. For such goods the income elasticity is positive. इसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा आपको, जो कि ये शो करेगा कि कौन से गुड की बात हो रही है। अगर आंसर नेगेटिव में जाएगा ना, अगर आंसर नेगेटिव में जाएगा तो हम कहेंगे कि ये बात कर रहा है ऑफ इंफीरियर गुड्स की, और अगर आंसर पॉजिटिव में है तो हम बात कर रहे होंगे टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स की। तो नॉर्मल गुड्स कह लें, सुपीरियर गुड्स कह लें, लग्जरी गुड्स कह लें, ये वो गुड्स हैं जो कि इंसान खरीदना पसंद करता है जैसे जैसे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है। तो इंसान को ये खरीदनी होती है, उसका शौक होता है। मगर इन्फीरियर क्या है, इन्फीरियर वो गुड्स हैं जिनसे इंसान अपनी जान छुड़वाना चाहता है। अब अगर पहला इंसान पहनता है किसी के उतरे हुए कपड़े, तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो उन कपड़ों की डिमांड को बढ़ाएगा नहीं, उनको तर्क करके न्यू क्लोथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ओल्ड क्लोथ की जो इलास्टिसिटी है वो गिर जाएगी, वो कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा। डन, ऑलराइट। देखते हैं एग्जाम्पल है। वो कहता है एक इंसान है, उसकी इनकम बढ़ गई है, पहले थी 10,000 अब हो गई है 15,000, जिससे डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट गोज फ्रॉम 50 to 40। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं अभी फॉर्मूले को यूज ना भी करूं तो मुझे यह पता है कि दिस इज इंफीरियर गुड, और मुझे यह भी पता चल गया जो उसका आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा, वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में क्यों होगा, बिकॉज जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इनवर्स है ना। अब आइए देखने हैं, रूल वही है, न्यू माइनस ओल्ड। क्वांटिटी डिमांडेड 50 से 40, 50 से 40, न्यू कितना है 40, ओल्ड कितना है, ओल्ड है हमारे पास 50, ओल्ड है हमारे पास 50। इसी तरह न्यू प्लस ओल्ड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आएगा आपके पास -22.2%। और अगर मैं बात करूं इनकम की तो अगेन न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है 15,000, ओल्ड कितना 10,000, नीचे भी न्यू प्लस ओल्ड डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा आपके पास 40%। तो 22 ऊपर है 40 नीचे है, यानी कि प्राइस में चेंज, सॉरी इनकम में चेंज ज्यादा है, इनकम में चेंज ज्यादा है, मगर डिमांड में चेंज उतना ज्यादा नहीं आ रहा। नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू कम है, तो ये हमेशा 1 से लेस आएगा। तो ये शो कर रहा है कि इस इंफीरियर गुड की जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक है। वो क्या है, इन इलास्टिक है।
सर आप गौर करें तो ये वही फॉर्मूला है जो कि अभी आप यूज़ कर रहे थे फॉर परसेंटेज मेथड। डन, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पे फंडा बहुत सिंपल है, एक की प्राइस दूसरे की क्वांटिटी, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो कहता है अगर लिप्टन टी बैग की प्राइस बढ़ जाए, एक है लिप्टन टी बैग, एक है सुप्रीम की चाय, एक है लिप्टन की चाय, एक है सुप्रीम की चाय। लिप्टन की चाय की प्राइस बढ़ा दूं तो सुप्रीम की चाय की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये गुड्स कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट्स, जिसमें अगर एक पॉजिटिव है प्राइस तो दूसरे की क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस केस में जो कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक की प्राइस भी बढ़ रही है दूसरे की क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका जो कोएफिशिएंट आएगा दैट कोएफिशिएंट विल बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव शो करेगा वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड। वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड। अब अगेन फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, ओल्ड है न्यू है, ओल्ड है न्यू है, तो क्वांटिटी की वैल्यू यहां पे दी हुई है, क्वांटिटी कहां पे दी हुई है, यहां पे दी हुई है। न्यू 150 माइनस ओल्ड 200, फिर न्यू प्लस ओल्ड डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह 100 माइनस 110, 100 न्यू प्राइस थी, 110 ओल्ड प्राइस थी। तो ये आंसर क्या शो कर रहा है, आंसर शो कर रहा है 3.01। 3 पॉइंट से क्या मुराद है, इलास्टिक, और प्लस से क्या मुराद है कि ये गुड्स आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताइए इस डाटा के मुताबिक ये गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। आप इवन सॉल्व किए बगैर भी बता सकते हैं, क्योंकि ये अगर गिर रही है तो ये भी साथ गिर रही है। डन। एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो अगर मैं सिर्फ डाटा को रिवर्स कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा -3.01। सेम डाटा है 100 110, मगर पिछले क्या था 110 और 100, 200 150, 200 150, मगर प्राइस को पहले पॉजिटिव चेंज में था, अब उसको नेगेटिव चेंज में कर दिया। पहले था 110 से कम हो के 100 पे आई थी, अब 100 से बढ़ के 110 पे आ गई है। आंसर वही आया 3.01, मगर यहां पे पॉजिटिव में था और यहां पे नेगेटिव में है। फॉर्मूला भी सेम है, फॉर्मूले के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। अब अगेन यहां पे आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, यहां पे अब आपकी प्रैक्टिस आपको आगे का सफर तय करवाएगी। वी आर डन विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी आर डन विद इनकम, एंड वी आर डन विद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर मैं किताब की बात करूं तो आप कहां तक पढ़ सकते हैं, चैप्टर 3 में आप लोगों ने जाना है, और चैप्टर 3 को शुरू कर लेना है आपने, पेज 71 से वो स्टार्ट हो रहा है, और आप पढ़ सकते हैं पेज 83 तक। अब इसके अंदर पेज 82 के ऊपर लिखे हुए हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स और उसकी एप्लीकेशन। अब आपको डिमांड का पता है और आपको ये भी पता है कि इलास्टिसिटी कैसे मूव करती है, तो आई होप कि अब आप इस थ्योरेटिकल एरिया को रीड कर सकते हैं खुद, और जहां पे आपको इशू आए आप पूछिएगा मेरे से। डन। टेक्निकली चैप्टर 2 and 3 आर समहाउ लिंक्ड विद ईच अदर। चैप्टर 2 से हम लोगों ने अपनी कहानी का आगाज किया था जब हम लोगों ने डिमांड, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था। तो इफ आई जस्ट टेक यू बैक ऑन अ जर्नी राइड, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था मार्केट इन्वायरमेंट, देन हम लोगों ने बात की थी डिमांड की, और हम लोगों ने सीखा था लॉ ऑफ डिमांड, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इनकम और सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट, एसेंशियल्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। यही डायग्राम्स हम लोगों ने इस्तेमाल की थी अपने लेक्चर्स के अंदर, ताकि आपको क्लोजनेस लगे विद योर बुक, क्योंकि आपके पास जो मेन एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दैट इज योर बुक।
उसके बाद मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड की बात हम लोगों ने कर ली है, सेम एग्जांपल हम लोगों ने यूज़ की थी। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट देयर एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस, फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या है, और इसके बाद शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने स्टडी करनी हुई हैं। देन वी एंटर्ड इनटू द एरिया ऑफ सप्लाई, और सप्लाई को भी हम लोगों ने काफ़ी तसल्ली के साथ थॉरली डिस्कस किया है। एक बात जो आपको समझनी चाहिए, दैट इज वंस आपको डिमांड साइड क्लियर है, जब आपको कंज्यूमर का बिहेवियर समझ आ गया, तो सप्लाई सिर्फ आपने क्या करना है, अपने रिलेशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना। वहाँ पे नेगेटिव में होता है डिमांड में, यहाँ पे पॉजिटिव में होता है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, और यहाँ पे आपकी सोच होती है एज अ सप्लायर या एज अ प्रोड्यूसर। तो लॉ ऑफ सप्लाई हम लोगों ने तसल्ली के साथ कवर किया है, इसकी तमाम अजम्पशंस, चेंजेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम, और इसके अंदर होने वाली चेंजेस को भी हम लोगों ने स्टडी किया है। जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लगाया था ना, दैट वाज द एरिया 5.4। यहां से कुछ टॉपिक ऐसे स्टार्ट होते हैं, ये 5.4 से कुछ टॉपिक्स ऐसे शुरू होते हैं जो कि टेक्निकली चैप्टर नंबर 3 को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको समझ आते हैं, एंड ये लिंक करते हैं सप्लाई के एरिया में। यानी कि यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो चूंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में सप्लाई की इलास्टिसिटी को डिस्कस नहीं किया, हमने डिमांड तक अपने आप को महदूद रखा था, तो ये एरिया अभी आपने कवर नहीं करना जब तक हम सप्लाई साइड ना कवर कर लें। तो वो हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसके अंदर आपको दो बातें मिलेंगी, नंबर 1 रेगुलेटरी प्राइस, और दूसरी चीज़ कॉबवेब मॉडल। ये जो कॉबवेब का थ्योरम है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये अब आप लोगों ने उस वक्त कवर करना है जब आप लोग सप्लाई साइड देख सकें आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर, और कोशिश यही होगी कि जो इसका अगला लेक्चर हो उसमें सबसे पहले आपको करवाया जाए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और उसके बाद उसमें मैं बताऊं बफर स्टॉक क्या होता है, रिजर्व स्टॉक क्या होता है, एंड देन आई टॉक अबाउट कॉबवेब मॉडल। तो वो कवर करने के बाद हमारे 2 और 3 चैप्टर्स 100% पूरे हो जाएंगे। जो एक एरिया इसमें अभी तक हम लोगों ने क्लियर नहीं किया, दैट वाज ई बिजनेस एंड मार्केट प्राइस। यस, ये एरिया ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आपको आनी चाहिए, और ये आप आसानी से पढ़ के कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा एक टारगेट ये है। इसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, चैप्टर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया, दैट वाज इलास्टिसिटी, और इसमें हम लोगों ने जो पहला इसका एरिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड सेकंड एरिया विच इज अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया, जिसके अंदर प्राइस का इम्पैक्ट भी देख लिया है, और हम लोगों ने इनकम और क्रॉस प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट भी देख लिया। अब अगेन ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने उन स्लाइड्स में यूज़ की हैं, तो कुछ नया नहीं है। आपको एक काम कहा था, वो काम ये कहा था कि भाईजान जब आप लोग ये लेक्चर अटेंड कर लें तो आपने डिटर्मिनेशंस वाले पॉइंट्स और एप्लीकेशन वाले पॉइंट्स को स्टडी करना है। तो आज का हमारा जो थ्योरेटिकल टारगेट है उसमें एक हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग बैक टूवर्ड्स चैप्टर 2, और वहाँ पे जाके हम लोग बात कर रहे होंगे ऑफ ई बिजनेस। तो आइए स्टडी करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? ये फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। These factors describe that how the elasticity of demand gets changed from product to product, time to time, and for different income groups. Let's start with substitutes, यानी कि the possibility of substitution. वो कहता है कि अगर तो close substitutes हैं, goods के substitutes करीब करीब वाले हैं,
तो डेफिनेटली देयर डिमांड इज लाइकली टू बी मोर इलास्टिक। क्यों? क्योंकि एक तो रिश्ता क्या है, पॉजिटिव, और जब एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली शूट हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कॉफ़ी की प्राइस में इंक्रीज आएगा तो डेफिनेटली लोग चाय की तरफ अपनी रगबत को दिखाएंगे। तो सर इन कॉन्ट्रास्ट अगर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ना हो तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब अगेन अगर आपको डेफिनेशन का पता है तो आप इस पॉइंट को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इफ यू टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लेट्स से ब्रेड बटर, टीवी सेट और बिजली, ये वो गुड्स हैं जहां पे ये जॉइंटली यूज होते हैं, तभी इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिकॉज दे आर यूज्ड जॉइंटली। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये हेल्प करते हैं दूसरे की इस्तेमाल में, दूसरे के यूज में। शू पेयर हो गए, लेसेस हो गए। यहां पे क्या होता है, इफ द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट डिक्रीजेस, इफ द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट डिक्रीजेस इट्स डिमांड बिकम्स इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि दूसरे की प्राइस बढ़ जाती है, लग्जरीज, डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज इनइलास्टिक। यानी कि जीरो से कम। और जीरो से कम कब आती है? जीरो से कम उस वक्त आती है जब अगर प्राइस में बहुत तूफानी चेंज भी आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड में उतना चेंज नहीं आता, क्योंकि लोगों ने वो चीज़ बाय करनी ही करनी है। अब अगेन 25 ओवर 50, आंसर क्या आएगा? 0.5। प्राइस में 50 टाइम्स चेंज है, स्टिल लोगों ने अपनी दाल, रोटी, कपड़ा वगैरह बाय करना ही करना है। उनको आटा, चीनी, गंदम चाहिए ही चाहिए, उनके बगैर गुजारा नहीं है। तो उस केस में क्या है? इनइलास्टिक। अब अगेन यहां से एमसीक्यूज आए, क्या पूछ सकता है कि भाई बताओ नेसेसिटी के केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, लग्जरी के केस में क्या होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट लग्जरीज में क्या होगा? लग्जरीज के अंदर इसका उलट होगा। लग्जरीज वो गुड्स होती हैं, वो कंफर्ट गुड्स होती हैं जहां पे आपकी डिमांड इलास्टिक होती है। आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किए बगैर रह सकते हैं, यहां पे आप उनको इस्तेमाल किए बगैर रह सकते हैं, तो इलास्टिक। फिर ब्रांड लॉयल्टी, लेट्स से कि आप बहुत लॉयल हैं, कस्टमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो गया है किसी ब्रांड के साथ, और उस ब्रांड ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, चूंकि अब आप लॉयल हैं तो आपने वही गुड्स खरीदने हैं, उसी ब्रांड के से जाके आपने बाय करने हैं। अब यहाँ पे जो हम मिसालें ले सकते हैं, दैट इज टोबैको, टीवी शोज, हैंड वॉश। तो किताब ये कहती है डिग्री ऑफ ब्रांड लॉयल्टी इज एन अदर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पीपल मे बी यूज्ड टू बाइंग अ पर्टिकुलर गुड और ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड मे बी अनविलिंग टू चेंज इवन इफ द प्राइस इंक्रीजेस। प्राइस बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, लोगों ने बाय करने ही करने हैं, क्वांटिटी के ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आता, यहाँ पे क्या होगी? इनइलास्टिक। यहाँ पे भी क्या होगी? इनइलास्टिक। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड फॉर अ प्रोडक्ट, the smaller the proportion of total income spent on a commodity, the more inelastic the demand for it. For example, वो कहता है कि अगर आप टोमेटो केचप की प्राइस को बढ़ा दो तो लोग उसको खाना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? लोगों का टेस्ट डेवलप हो चुका है। तो प्राइस बढ़ने से लोग इसको बाय करना नहीं छोड़ेंगे, लोगों ने अपनी आदत बना ली है। इसकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कोई खास फर्क आने वाला नहीं है। तो ये ऐसे। देन टाइम पीरियड, द लॉन्गर द टाइम पीरियड इन्वॉल्व द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लाइकली टू बी। दिस इज बिकॉज इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू चेंज इन प्राइस। Suppose if price of a product increases, people need some time to switch from
वन प्रोडक्ट टू अनदर। फिर ये देखना है कि वो नया वाला कंपैटिबल भी है या नहीं है। पीपल में नॉट डिक्रीज द डिमांड इमीडिएटली एज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेज बाय 10%, कंज्यूमर्स विल नॉट डिक्रीज देयर स्पेंडिंग ऑन चिकन इमीडिएटली। वो फौरन से उसको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे, वेट करेंगे कि शायद कम हो जाए। क्यों? अब अगेन लोगों को आदत है चिकन खाने की, वो इतनी आसानी से मटन की तरफ, बीफ की तरफ अपने आप को स्विच नहीं कर सकते, और अगर करना भी है तो दे विल टेक टाइम लगेगा, ग्रेजुअल इंक्रीज आएगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं, वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि आपको एक दफ़ा अगर समझ आ गए हैं तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने बस इसको माइंड में रखना है कि कहाँ पे इन इलास्टिक है, कहाँ पे इलास्टिक है। देन इसकी एप्लीकेशन, इसके फायदे क्या क्या हैं, क्या रोल ये प्ले करती है इन इकोनॉमिक लाइफ। सबसे पहली चीज़ प्राइस डिटर्मिनेशन। अब ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राइस को कैसे डिटर्मिन करती है, फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स से किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिमांड सप्लाई में कवर की हैं। ये बात सिर्फ उसको थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करी है। और जो तीसरी वाली बात है, मोनोपोलिस्ट वाली बात, अभी हमने मोनोपोली को स्टडी नहीं किया, तो ये पॉइंट आपको उस टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। सेम इज़ फॉर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मैक्रो का टॉपिक है, तो ये भी आप होल्ड कर सकते हैं। अब अगेन पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, समझ आपको आ जाएगी, मगर इसको ज़्यादा दिल पे आपने नहीं लेना। डन। नाउ लेट्स मूव बैक एंड लेट्स जंप to this e-business एंड मार्केट प्राइस, जो मेन एरिया हमारा फॉर डिस्कशन है, ई बिजनेस एंड मार्केट प्राइस। भाई आजकल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का दौर है। आजकल हम ये जो डिफाइन करते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर मीट सेलर, ये डेफिनेशन ही गलत है, क्योंकि अब तो वो कोई ख़ास प्लेस है ही नहीं। अब कोई फिजिकल प्लेस तो नहीं है, अब तो ऑनलाइन दुनिया है। अब तो अगर मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में और मेरा सप्लायर बैठा है कुस्तुनतुनिया में, तो मैं उससे भी माल यहाँ पे खड़े खड़े सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को इस्तेमाल करके परचेज कर सकता हूँ, मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ। तो वो प्लेस वाला फैक्टर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, बिकॉज ऑफ इंटरनेट ख़त्म हो चुका है। अब आजकल कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। भाई यहाँ पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप लोग घर पे बैठ के सुनेंगे या सुन रहे होंगे, तो ये भी क्या है, ये बिजनेस ही तो है। ना आप मेरे सामने हैं, ना आप मुझे देख रहे हैं, मेरा व्यू कैमरे की तरफ है, मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, मगर असल में पढ़ कौन रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यस, प्राइस बिल्कुल एक मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ अ टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल क्या होता है, विच कैन बी टच्ड, एंड इनटेंजिबल क्या होता है, सर्विसेज, जिसको हम टच नहीं कर सकते। प्राइस बिल्कुल एक की स्टिमुलस भी है फॉर अ फर्म टू अचीव इट्स गोल्स। और प्राइस क्या रखनी है, कितनी रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन इसको डिसाइड करती है बहुत सोच के साथ, ताकि उसकी डिमांड सप्लाई में कमी पेशी ना हो। और बिल्कुल इसको डिटरमिन करना इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिकी मैटर्स। मगर सर ई बिजनेस के आने से क्या हुआ, ई बिजनेस या कॉमनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यूजली रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरनेट को इस्तेमाल करना या ऑनलाइन काम करना। नाउ वी आर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू डिजिटलाइज्ड सिस्टम्स। शॉपिंग कर रहे हैं गुड्स की, सर्विसेज ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसी भी से, किसी भी इंसान से, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे। मैं चाहूँ तो रात के 11:15 बजे अपना बिजली का बिल पे कर सकता हूँ। अब मैंने अगर बिजली का बिल पे किया है तो टेक्निकली क्या है, मैंने एक ट्रांजैक्शन की है वापडा वालों के साथ, घर पे बैठ के की है, रात के 11:15 बजे की है, जिस टाइम पे शायद उनके एम्प्लॉय सो रहे होंगे, मगर मेरा बिल पे हो गया। ना मैं फिजिकली उठा, ना मैं फिजिकली गया, ना मैं फिजिकल लाइन में लगा,
मगर मेरा बिल तो पे हो गया। इंटरनेट के आने से यस हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, हमारी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, हमारी थिंकिंग चेंज हो गई है, कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, कॉरस्पॉन्डेंस चेंज हो गई है, शॉपिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, सब कुछ तो बदल गया। पढ़ाने का तरीका बदल गया। पहले हम लोग वाइट बोर्ड पे नहीं, उससे पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, फिर वाइट बोर्ड आया और अब वाइट बोर्ड से सीधा एलईडीज आ चुकी हैं, और ये भी स्मार्ट एलईडीज हैं। इसका आगे शायद हम लोग आपको पढ़ा रहे हो थ्रू डिजिटल प्रोजेक्शन, जहाँ पे शायद आप मुझे अपने घर के अंदर एक प्रोजेक्टेड फॉर्म में देख रहे हो। दुनिया है, बदल रही है। सर क्या फ़ायदे हैं इसके बिजनेस को? भाई बिजनेस को बैठे बैठे डिफरेंट कस्टमर्स मिल जाते हैं विदाउट एनी इंक्रीज्ड मार्केटिंग कॉस्ट। भाई पहले क्या था, अगर मुझे चाइना से सामान परचेज करना है तो पहले मैं टिकट कराऊं, सामान पैक करूं, एयरपोर्ट पर धक्के खाऊं, वहाँ पे पहुंचूं, वहाँ पे रिहाइश देखूं, खर्चा करूं, सब कुछ करूं, और फिर जाके सामान लेकर आऊं, और वो सामान भी कुछ सही पहुंच रहा है, कुछ ख़राब पहुंच रहा है, फिर वापसी के लिए दोबारा जाऊं, फिर आऊं, फिर जाऊं, तो ये लंबा टूर था। मगर आजकल क्या है, कंपैरेटिवली बहुत इजी हो गया है। यहाँ पे बैठ के मैं अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से सामान बाय कर सकता हूँ। तो बिजनेस तो बढ़ रहा है, बिजनेस को बैठे बैठे कस्टमर मिल रहे हैं विदाउट एनी मच हसल। फिर बिकॉज ऑफ ई बिजनेस इन्वेंट्री लेवल मेरा आहिस्ता आहिस्ता लो होना शुरू हो रहा है। अब मैं सामान अपना वेयर हाउस में रखता नहीं हूँ, सामान को होल्ड नहीं करता, स्टॉक नहीं करता, मैं उतना ही सामान मंगवाता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। क्यों? मुझे पता है दस्ती सामान आ जाएगा। जहाँ मुझे खौफ हो कि सामान नहीं आएगा वहाँ मैं ज़्यादा सामान लेकर आऊँगा, उसको वेयर हाउस में स्टोर करूँगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री इतनी होती है जितनी मुझे ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज आई नो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है। जब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है और इन्वेंट्री फॉरेन से आ जाएगी तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हम नए बिजनेस पार्टनर्स को ढूंढ सकते हैं। यहां पे बैठे बैठे बिजनेस टू बिजनेस ट्रेडिंग हो सकती है। मार्केटिंग बहुत तेजी से फैलती है, कोई इतना खास खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, आप फौरन से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। देन वी हैव सम बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स ऑल्सो। अब कस्टमर को पता है कि कौन सी चीज कहां से मिलती है, कितने की मिलती है, वो प्राइस को इजीली खुद से डिटरमिन कर सकता है, खुद से बेनिफिट हासिल कर सकता है, कंपैरिजंस कर सकता है, घर बैठे बैठे सामान खरीद सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, बार्गेन कर सकता है, वापसी भी कर सकता है विदाउट एनी हसल। चॉइस मिल जाती है और सस्ता मिल जाता है। अब बीच की जो इंटरमीडिएट्स हैं वो गायब हो गई हैं। जब वो गायब हो गई हैं इट मीन्स कि अब मुझे वही प्रोडक्ट कोई इतना ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, सस्ता मुझे मिल जाएगा, सिलेक्शन मेरी बढ़ जाएगी। तो कस्टमर को भी फ़ायदा है और बिजनेस को भी फ़ायदा है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन मार्केट प्राइस। ऑफरिंग अ लो प्राइस अब काफ़ी नहीं है, आपको एक अट्रैक्टिव प्राइस सेट करनी पड़ती है। कस्टमर को अगर आपने अपने पास लेकर आना है तो आप एक अट्रैक्टिव प्राइस सेट करेंगे। ई बिजनेस हैज चेंज द पैटर्न इन विच द फर्म्स टू कंडक्ट देयर बिजनेस एंड कस्टमर्स मेक देयर परचेजेस। ई बिजनेस आ गया, पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। बाइंग एंड सेलिंग, मोड ऑफ पेमेंट, एवरीथिंग हैज बीन डिजिटलाइज्ड। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अब बायर के पास भी है, सेलर के पास भी है। पहले सिर्फ सेलर के पास हुआ करती थी, बायर बेचारा इतना अवेयर नहीं था। बट अब बायर अगर चाहे तो डिफरेंट कंपैरिजंस दस्ती कर सकता है, मौके पे कर सकता है, चुटकी बजा के कर सकता है। क्यों? उसके पास डाटा है, उसके पास गूगल है। अब तो आजकल चैट जीपीटी भी आ गया, वो आपको फौरन से कंपैरिजन, ग्राफ्स, एनालिसिस सब कुछ बना के दे देगा। तो दुनिया बदल रही है बॉस, दुनिया इज चेंजिंग। ओके, अब आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट कौन सा है, फिर उसकी प्राइस क्या है,
वो कितना आपको रिप्लेस कर सकता है, क्या लोग उसकी तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट्स के अंदर छुपी हुई खामियां खत्म कर रही है ताकि कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट उससे ना हो, यानी कि कस्टमर उसके पास से स्विच ओवर ना करें। अब आजकल मुझे मेरा कस्टमर रिटेन रखना बहुत मुश्किल हो गया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद नहीं आ रहा तो आप ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, इसको बंद करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, किसी और जगह पे जाएंगे और ढूंढेंगे शायद कुछ और मिल जाए। मगर हमने इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया? व्हेन वी सेड कि हम लोग 15 दिनों में कोर्स खत्म करेंगे विद 2 आवर्स ऑफ क्लास। और मजे की बात है वो भी 2 आवर्स पूरे नहीं होते हैं, शायद ये लेक्चर हमारा आधे घंटे से भी पहले खत्म हो जाए। तो ये फैक्ट है, दिस इज प्योर फैक्ट। ओके, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोर प्राइसिंग। फ्लोर प्राइसिंग कहते हैं लोएस्ट मिनिमम प्राइस। ये गवर्नमेंट सेट करती है कि कम से कम ये प्राइस आपने चार्ज करनी है। अब इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोर प्राइसिंग एज फर्म्स कैन नॉट चार्ज हायर प्राइसेस। अब वो उससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? उनको पता है कि जो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दी है मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। Firms offer more attractive and economical prices as there is low or less cost of traditional business। आजकल मुलाजिम रखो, किराए पे लो, बिल दो, ये करो वो करो, क्यों? मोबाइल है ना, इसी के अंदर दुकान है, इसी के अंदर मुलाजिम है, इसी के अंदर TCS वाले हैं, इसी के अंदर कोरियर वाले हैं, इसी के अंदर बैंक शुबा है, सब कुछ तो है इसमें। घर बैठे डिवाइस उठाएं और अपना बिजनेस करें। ब्रांड लॉयल्टी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट ओवर होती जा रही है, सेवरल ऑप्शंस आ गई हैं। अब अगेन ये सारी बातें जो कि किताब रिपीट करती है, वंस अगर आपको ये क्लियर हो गया तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग विच इज मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डन। तो ये लेक्चर इट वाज शॉर्ट एंड इट वाज स्वीट, ताकि आपको थोड़ा सा हम बता सकें कि भाई चीज़ें आसान भी हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इको के अंदर। डन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सप्लाई के ऊपर एंड ऑनवर्ड्स चलेंगे, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। विद दैट दिस लेक्चर कम्स टू एन एंड। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।